नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा समहम जलें। भारतीय चिंतन परंपरा में ये पंक्ति बहुत महत्व रखती है। महत्व इसलिए रखती है क्योंकि भारतीय चिंतन परंपरा में सेवा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बात हम करें चाहे महात्मा गांधी के विचारों की या बात करें स्वामी विवेकानंद की, सभी महापुरुषों के जीवन का यह सार रहा है कि सेवा के माध्यम से आप सर्वोच्च स्थान तक पहुंच सकते हैं और इसके माध्यम से जो आध्यात्मिक अनुभूति आपको होती है वह तो निश्चित रूप से दिव्य होती ही है। इस समय देश भर में सेवा पखवाड़ा चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस और सेवा पखवाड़ा, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान विक्रम जी सैनी। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अनेक संस्थाओं के माध्यम से आप समाज के बीच विभिन्न प्रकार के कार्य आप करते रहते हैं, सकारात्मक कार्य आप करते रहते हैं। विक्रम जी, सबसे पहले चर्चा आपसे यही करेंगे कि जिस सेवा पखवाड़े की बात हो रही है, आखिर इस सेवा पखवाड़े में क्या क्या गतिविधियां होने वाली हैं? देखिए विवेकानंद जी एक ऐसा नेता, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने शून्य से लेकर शिखर तक पर पहुंचने का एक बहुत ही लंबा रास्ता तय किया है। जिस व्यक्ति का जन्म एक बहुत ही निर्धन और गरीब परिवार में हुआ, जो 6 भाई बहनों के परिवार के अंदर, जिनके पिता एक चाय की दुकान चलाते थे। और आप देखिए एक चाय की दुकान से जब वो आने वाले यात्रियों को रेल में चाय पिलाते थे, उस सफ़र से लेकर आज दुनिया का बड़े से बड़ा सिरमौर, बड़े से बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ चाय पीना चाहता है। ये एक व्यक्तित्व ही नहीं, एक पूरा सीखने के लिए एक पूरी किताब है, एक जो जीवन शैली है जिनसे हर कोई प्रभावित है जी। नरेंद्र मोदी जी को आप देखिए, चाहे वो मुख्यमंत्री रहते हुए या प्रधानमंत्री रहते हुए, उन्होंने कभी भी अपने जन्मदिन नहीं बनाया था। लेकिन एक ऐसे जननायक का जिन्हें देश की करोड़ों जनता प्यार करती है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो उनको मानने वाले हैं, इस भारत की 125 करोड़ की जो जनता है और पार्टी संगठन है, उन्होंने उनके जन्मदिन को इसी रूप में मनाने के लिए तय किया है। क्योंकि माननीय मोदी जी को अगर आप देखें तो सेवा भाव के साथ एक विकास पुरुष के रूप में आप देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे की तरह जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं, तो उसी नारे को परिपूर्ण करते हुए कार्यकर्ता द्वारा, आम जन के द्वारा, पार्टी संगठन के लोगों द्वारा और जो भी समाज से जुड़े हुए संगठन है उनके द्वारा, तो जैसे स्वच्छता अभियान को आप लीजिए, गायों की सेवा को आप लीजिए, वृद्धजनों की सेवा को लीजिए, महिलाओं के उत्थान को लीजिए, इसी प्रकार के कार्यक्रम उनके पूरे एक पखवाड़े के अंदर चलते रहेंगे। और ये पूरे कार्यक्रम है जनसेवा से जुड़े हुए कार्यक्रम है, जिसमें जनता को अधिक से अधिक लाभ जनता के और लोगों द्वारा, संगठनों के द्वारा, पार्टी के द्वारा पहुंचाया जाए। तो विक्रम जी का कहना है कि सेवा पखवाड़े के दौरान जन सेवा के कार्य किए जाएंगे, समाज सेवा के कार्य किए जाएंगे, पर्यावरण संरक्षण को आधार बनाकर अनेक कार्यक्रम इस 15 दिन के अंतर्गत होने वाले हैं। और जिस प्रकार से विक्रम जी आपने कहा, मोदी जी के जन्म के समय किस प्रकार की परिस्थितियां थी, परिवार में उनकी प्रारंभिक स्थिति कैसी रही, चाहेंगे आपके माध्यम से दर्शकों तक जानकारी ये भी पहुंचे कि आज मोदी जी चाहे विश्व नेता के रूप में उभर कर आए हों, पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही हो, लेकिन हम चाहेंगे उनके बचपन की, उनके प्रारंभिक जीवन की जानकारी भी दर्शकों तक पहुँचे। देखिए उनका बचपन अत्यधिक निर्धन अवस्था में बीता था। उनकी पढ़ाई के लिए पहले वो जब स्कूल जाते थे, उससे पहले अपने पिता की दुकान पर वो चाय का काम करते थे, और उसके बाद जब स्कूल की घंटी लगती थी तो स्कूल उनकी दुकान के सामने था, तो तब वो दौड़कर स्कूल जाते थे। बड़े निर्धन अवस्था में उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और वहाँ से लेकर वो अपने बचपन में जब वो 8 साल के थे, तब भी उस समय वो बाल स्वयं सेवक के रूप में वो संघ के संपर्क में आए और एक राष्ट्रवादी संगठन पे, एक मूल विचारधारा के संगठन के साथ जुड़ने के बाद जो उनके जीवन में बड़ा एक परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन की परिणति थी कि आज ये राष्ट्र को जो लोग पहचानते हैं, जो राष्ट्र का आज मान और सम्मान पूरी दुनिया में बना हुआ है, इस व्यक्ति का उदय हुआ तो उसी संगठनात्मक रूप से, उसी संघ के एक ढांचे से निकला हुआ व्यक्ति है, जिसने भारत माँ को यहाँ तक पहचान दिलाई और निरंतर भारत की शक्ति की और बढ़ता हुआ जो राष्ट्र है वो उन्हीं के मार्गदर्शन में।
तो मोदी जी के बचपन को देख के जिस प्रकार के संघर्ष उन्होंने झेले, जिस प्रकार की निर्धनता रही, पिताजी उनके चाय की दुकान चलाते थे, उन स्थितियों को देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है आज जिस स्थान पर वे पहुँचे हैं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। इस प्रकार से 4 पंक्तियों के सार रूप में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन समझ सकते हैं, उनका संघर्ष हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार से विक्रम जी आपने बताया कि 8 वर्ष की आयु में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से सामाजिक कार्य करते करते आगे बढ़े। संघ शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है और उसके माध्यम से एक नेतृत्व क्षमता उनमें विकसित हुई ही होगी, लेकिन हम जानकारी ये चाहेंगे कि उनकी राजनीति किस प्रकार से प्रारंभ होती है, किस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में आके वो आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 1977 के बाद में जब इमरजेंसी लगी और नरेंद्र मोदी जी का उस दौरान इमरजेंसी के बाद में जेल जाना, उसमें संघर्ष करना, और उसके बाद में संघ को भी लगा कि साहब अनेक राज्यों में संघ का विस्तार होना चाहिए, ये एक जो राष्ट्रवादी भावना है ये देश के कोने कोने में पहुंचे और राजनीति के अंदर भी संघ का हस्तक्षेप या संघ का जुड़ाव हो। इसलिए 1985 के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आए और राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। जी। इसके दौरान उन्होंने पूरे उत्तर भारत में की यात्रा की, विवेकानंद जी रामचरण मिशन के आधार पर और अन्य संगठनों से जुड़कर उनका जो बौद्धिक विकास था और सांसारिक विकास हुआ और उन्होंने भारत को समझने के लिए जो यात्रा की वो आगे जाके उनको इस देश की नब्ज पहचानने में और देश की जनता की भावनाओं से जुड़ने का बहुत अच्छा अवसर मिला। तो कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आने के पश्चात कुछ समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौर में जिस समय किशोर अवस्था में थे, कुछ समय वे संघ के एक कार्यालय में रहते हैं, वहाँ रहते रहते वो संघ की रीति नीति समझते हैं। कुछ समय पश्चात उनको विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी दी जाती है और फिर जब काम बढ़ता जाता है और लगता है संगठन को कि ये कहीं अधिक योग्य हैं तो उन्हें गुजरात में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है। और उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव की यदि हम बात करें तो जिस दौर में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या की राम रथ यात्रा निकाल रहे थे, उस दौर में गुजरात में उस रथ यात्रा की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के कंधों पर थी और गुजरात में वह यात्रा बहुत सफल रही। बिना किसी सांप्रदायिक दंगे के वह यात्रा हुई। सांप्रदायिक विद्वेष का माहौल कुछ स्थानों पर उस समय फैल रहा था, लेकिन उस दौर में भी बहुत आराम से उनकी जो राम रथ यात्रा का संचालन गुजरात में उन्होंने किया और उसके परिणाम स्वरूप आगे जाकर जब मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं 1991 में, जब एकता यात्रा होती है कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में, जब तिरंगा फहराने की बात होती है और उस यात्रा के लिए जब संयोजक तलाशना होता है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की निगाहें नरेंद्र मोदी की ओर देखती हैं और नरेंद्र मोदी उस यात्रा का भी सफल संचालन करते हैं। विक्रम जी, इस प्रकार से हमने देखा कि संगठन के भीतर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी क्षमताओं से, अपनी योग्यताओं से पार्टी को परिचित करवाया और राम रथ यात्रा से लेके एकता यात्रा तक की जो यात्रा उनकी हुई उसने उनके राजनीतिक कद को भी काफ़ी आगे बढ़ाया। आगे जाकर जब हम बात करते हैं उनके राजनीतिक जीवन की, परिस्थितियां अलग बनती हैं। गुजरात में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, बिना चुनाव लड़े वो पहली बार में मुख्यमंत्री बनते हैं, बाद में चुनाव भी लड़ते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनना ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद में अपनी प्रशासनिक क्षमता किस प्रकार से मोदी ने दिखाई, किस प्रकार से देश ने पहली बार देखा कि नरेंद्र मोदी कुशल संगठक ही नहीं अपितु कठोर प्रशासक भी हैं। देखिए 2002 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके 6 महीने के अंदर ही वहाँ पर गुजरात को एक बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ता है। भूकंप के रूप में 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है, 5 से 7 लाख लोग बेघर हो जाते हैं। उस समय उनका जो प्रशासनिक अनुभव था, जो प्रशासनिक कार्य की जो क्षमताएं थी वो निखर कर आई और उसके बाद में जिस गुजरात को एक त्रासदी के दौर से वो निकाल कर लाए और गुजरात को मुख्य धारा में लाकर उन्होंने औद्योगिक जगत के अंदर जो एक गुजरात की पहचान बनाई और जो विकास के कदम गुजरात निरंतर बढ़ता रहा
उसी का एक मॉडल पूरे हिंदुस्तान ने और पूरे दुनिया ने देखा, और उसी की परिणति थी कि गुजरात के मॉडल को देखते हुए, गुजरात के विकास को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान की जनता ने एक ऐसे नेता का उदय होता हुआ नजर आ रहा था। और 125 करोड़ का ये देश जो राजनीतिक रूप से उस समय बहुत ही अस्थायी रूप से चल रहा था, भारत की स्थितियां दुनिया में कोई ज़्यादा मजबूत या बेहतर नहीं थी, तो एक आशा की किरण लोगों को नजर आई, और वो आशा की किरण फिर 2014 के अंदर आकर देश के अंदर अपनी एक पहचान बनी। और उसके बाद तो उनसे पूरा देश का नागरिक, एक एक व्यक्ति, एक एक राज्य, उनसे कोई अछूता नहीं था, और पूरा जुड़ाव उनके साथ पूरे भारतवर्ष के मनमानस के अंदर सिर्फ मोदी और मोदी और मोदी का ही नाम था। विक्रम जी, चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गोधरा में कार सेवकों को ट्रेन में जिंदा जला दिया गया, और उसके बाद में जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनी, विरोधियों ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले तेज कर दिए, और नरेंद्र मोदी की छवि विरोधियों ने एक अलग प्रकार की छवि बना दी। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात लेकर आते हैं, एक गुजरात का मॉडल सबके सामने लेकर आते हैं। किस प्रकार की मनोभावना रही होगी? विरोधी अलग प्रकार से हमले कर रहे थे, पार्टी के भीतर भी कुछ लोग उनको राजधर्म निभाने की सलाह दे रहे थे, और वे गुजरात को कुछ अलग पायदान पर ले जाना चाह रहे थे। किस प्रकार की मनस्थिति रही होगी? देखिए, गोधरा कांड के बाद में एक अलग तरह की मोदी की जो इमेज थी, या मोदी जी का व्यक्तित्व निखर कर आया। जब आपके विरोधी आप पर व्यक्तिगत हमला करने लगे, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके कार्यों के, आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों के, और आपकी जो जनता के अंदर पैठ और पहचान बनती जा रही है, जनता का आपके अंदर जो विश्वास पैदा हो रहा है, विपक्ष के पास उसके बाद कोई जवाब नहीं है, या आपके विरोधियों के पास कोई भी उस बात का उत्तर नहीं था। इसी के कारण उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप और आरोप नरेंद्र मोदी जी पे लगाने शुरू किए। और आप देखिए, गोधरा के कांड के बाद में, एक लंबे अंतराल के बाद में, आज भी उनके विरोधी कोर्ट के अंदर जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट उनको सभी मामलों से बरी कर चुका है। कोर्ट ने भी अब कह दिया है कि इस तरह की किसी मामले की सुनवाई नहीं होगी। ये सारे मामले जो अब आ रहे हैं, राजनीतिक प्रेरित होकर या उनसे व्यक्तिगत द्वेष रखने वाले लोगों ने न्यायालयों के अंदर ये मामले पहुंचाए। तो मोदी जी का जो व्यक्तित्व था गोधरा कांड के बाद में, आप मानिए भूकंप की घटनाओं के बाद में, एक अलग व्यक्तित्व था, विशाल व्यक्तित्व जो उखर के आया। उनके द्वारा जिस प्रकार की उन घटनाओं पे कंट्रोल किया गया, जिस प्रकार जनता का उनमें दोबारा विश्वास कायम हुआ, और उसी विश्वास का नतीजा था। और उसका फिर उदय होते हुए लोगों ने भूकंप के समय या उसके बाद की त्रासदी से निकलते हुए देखा था। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उनकी कार्यशैली अनेक लोग नज़दीक से देख रहे थे, और कुछ पत्रकारों ने भी लिखा है कि जब एक बार सूरत में भयंकर बाढ़ आई हुई थी, चारों तरफ जल प्लावन की स्थिति बनी हुई थी, उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए भी खुद नरेंद्र मोदी सूरत पहुंचते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि अगले 24 घंटे के भीतर शहर की स्थिति ठीक करनी है। स्वयं सड़कों पर आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से अधिकारियों को भी आना पड़ता है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण विक्रम जी देखने को मिलते हैं। क्या कहा जाए कि सामान्यतः ये कहा जाता था कि मुख्यमंत्री कहिए या जो बड़े नेता हैं, वे फील्ड में कम जाते हैं, सड़क पर कम जाते हैं, AC कमरों में बैठ के केवल ऑर्डर निकालने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी कौन सी अलग से मिट्टी से बने हुए? नहीं, आप देखिए, निश्चित रूप से जो व्यक्ति 18-18 घंटे काम करता हो, जिस व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से, और आप देखिए गरीब परिवार से उठ के आया हुआ व्यक्ति था, जो आम जनता की समस्याओं को जानता था, आम व्यक्ति की तकलीफ को पहचानता था। अभाव में पला हुआ व्यक्ति पूरी तरह से इस बात के लिए दृढ़ संकल्प था कि मैं अभाव में पला हूँ, लेकिन जिस राज्य का मुझे नेतृत्व मिला है, जिस राष्ट्र ने मुझ पर भरोसा किया है, उनकी जनता को, वहाँ के जनमानस को मैं अभावों से बाहर निकालूंगा। अगर मुझे शिक्षा लेने में दिक्कत हुई तो मैं उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा। तो विकास के जो जो आयाम उनको स्थापित करने थे, जो जो उन्होंने कमियां अपने जीवन में महसूस की, भारत की जनता को उन्होंने उस सभी कमियों से उबारने का एक निरंतर प्रयास किया, और उसी का नतीजा है कि भारत आज विकासशील से निकलकर विकास के देशों के और अग्रसर हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने जो संघर्ष किए, जो विपदाएं सामने आई, चाहे राजनीतिक रूप से आई हों या पारिवारिक रूप से आई हों, उनका सबका डटकर मुकाबला उन्होंने किया, और निश्चित रूप से आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, हम कह सकते हैं कि जो जिंदगी से लड़े होते हैं, अपने पैरों खड़े होते हैं, मिटते देखे हैं सहारों वाले, पेड़ जंगल के अपने आप बड़े होते हैं। विभिन्न प्रकार की बाधाएं उनके जीवन में आई, लेकिन उनका मुकाबला करते गए। एकता यात्रा के समय का भी किस्सा कुछ पत्रकार बताते हैं कि उनके पास में से कोई गोली निकलती है, क्योंकि उस दौर में
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था और लाल चौक पर तिरंगा फहराना किसी बड़ी चुनौती से कम काम नहीं था, लेकिन वे अनेक स्थानों पर भाषण करते हैं और कहते हैं कि वो गोली नहीं बनी जो नरेंद्र मोदी का सीना चीर जाए। इस प्रकार से एक साहस उनके व्यक्तित्व में दिखता है। आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जिस समय लगातार 3 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं और उसके बाद में जब 2014 का लोकसभा का चुनाव आता है, पार्टी उनको नेता बनाती है, उस दौर में जब हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष तक यूपीए सत्ता में रहा और उन दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लालकृष्ण आडवाणी कर रहे थे, क्या लगता है नरेंद्र मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व था जिसने 2014 में भाजपा को सत्ता दिलाई, या फिर यूपीए से लोग त्रस्त हो गए थे? और यदि आडवाणी जी भी उस समय नेतृत्व कर रहे होते तो क्या वही स्थिति बन जाती? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी संगठन पर आप देखेंगे कि हर व्यक्ति का अपना एक योगदान होता है। शुरू के दिनों का एक अलग योगदान था, उस समय तक आते एक संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ गांव ढाणी तक, क्षेत्रों तक, बूथ तक मौजूद था। गोवा के राष्ट्रीय अधिवेशन में नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया और माननीय राजनाथ सिंह जी ने उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया। किसी भी नेता के प्रति अगर विश्वास देखें तो 30 साल में भारतीय जनता ने पहली बार ये तय किया था। उससे पहले लगभग 30 सालों तक किसी भी दल के पास बहुमत नहीं था और केंद्र में कोई भी सरकार, एक दलीय सरकार मौजूद नहीं थी। तो जनता ने जो एक दलीय सरकार नहीं मौजूद थी और जो खींचतान की एक स्थिति रहती थी, उसको भी विकास के रूप में अवरुद्ध माना। और एक नेता के प्रति जो जनता का विश्वास था और लोगों को लगता था कि एक व्यक्ति है जो जिस तरह से उन्होंने गुजरात मॉडल में अपने विचार रखे थे कि एक राष्ट्र को एक नई पहचान मिलेगी और उसी मार्ग पे चलते हुए हम सब आगे बढ़ पाएंगे, इसी बात के विश्वास के साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता ने 326 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनाई और 282 सीट की पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में 30 साल बाद में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। नहीं विक्रम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो 14 का चुनाव था, भाजपा को जो बहुमत मिला, यूपीए के 10 वर्ष के शासन के खिलाफ आक्रोश था या नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व के प्रति जनता का आकर्षण था? क्या कहेंगे? नहीं, उस समय यूपीए की जो सरकार थी भ्रष्टाचार चरम पे था। निश्चित रूप से राजनीति में हर चीज़ के फायदे नुकसान मिलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व था उस समय बहुत प्रभावशाली था और अगर किसी के विरोध स्वरूप ही सरकार आती तो फिर शायद 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा नहीं बनती। इसका मतलब जनता का उनके प्रति विश्वास था और लोगों को लगा कि ये एक व्यक्ति है जो हमारी नैया पार लगा सकता है। तारणहार के रूप में लोगों ने उनको देखा और इसी के नतीजा है कि 2019 के बाद में आमतौर पर राजनीतिक दलों के खिलाफ वोट पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक वोट पड़ा और भारतीय जनता पार्टी 302 सीटों तक पहुंचकर पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा से रिपीट हुई। ये एक नेता के प्रति विश्वास था, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास था। विक्रम जी का कहना है कि ये नेता के प्रति विश्वास था और भारतीय जनमानस ने नरेंद्र मोदी के रूप में एक तारणहार देखा और इस कारण से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाई और उसके कारण 2019 में भी जो चुनाव हुआ उस चुनाव में भी भाजपा की भारी बहुमत से सरकार बनी। आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे विक्रम जी कि जिस प्रकार से सरकार बनी, मोदी फर्स्ट की जब हम बात करते हैं 2014 में जब सरकार बनी, सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही देश में एक वर्ग ने अवार्ड वापस करने का काम प्रारंभ किया, एक टर्म लेकर आए असहिष्णुता का। समाज में कुछ लोग इस प्रकार का माहौल बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं तो पता नहीं क्या कुछ ऐसा अजीबोगरीब होने वाला है। क्या लगता है वो सब कुछ राजनीति से प्रायोजित था या फिर जब सत्ता परिवर्तन होता है तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है? देखिए, आप जिन लोगों का 70 साल तक देश में अपना एक वजूद था, जो स्वयं को मानते थे कि हम ही सरकार है और हम ही देश है और हम ही राष्ट्र है और सब कुछ यहाँ हम तय करते हैं, जनता के बदले हुए मानस को वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जनता ने एक विकास के नाम पर एक विश्वास को वोट दिया है। इसीलिए उन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मान लो या एक विरोध स्वरूप करने के लिए जो किया था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध से कुछ नहीं होना था, क्योंकि आप एक व्यक्ति का विरोध कर रहे थे, आप एक संस्थान का विरोध कर रहे थे और उसी का नतीजा था कि उन लोगों को दोबारा मुंह की खानी पड़ी और पूरी तरह से जनता ने उन्हें नकार दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जनता के फर्स्ट फेज में जो किए गए काम थे, जनता ने वैसे काम कभी पहले नहीं देखे थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीब परिवार से आते थे, उनका बैंक में कोई खाता नहीं था, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने जनधन खाते के माध्यम से हर व्यक्ति का, एक एक व्यक्ति का, भारतवासी का बैंक में उन्होंने खाता खुलवाने का काम किया। जी।
महिलाओं की स्थिति देखकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के अंदर उन्होंने किया। तो अपनी योजनाओं के तहत उन्होंने हर माँ का, हर बेटी का, हर महिला का उद्धार करने का प्रयास किया। उज्ज्वला योजना में जैसे महिलाएं को पहले चूल्हे के ऊपर सांस लेने में दिक्कत होती थी, आंखों की बीमारियां होने लगी थी, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से किया। तो इस प्रकार अनेक योजना के माध्यम से जिस प्रकार लोगों के जनमानस पे जो भी वो जनता तक पहुंच सकते थे उस पे पहुंची और जनता ने उन बातों पर मोहर लगाई। विक्रम जी का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस प्रकार की योजनाएं बनाई कि जिनसे आम व्यक्ति को राहत मिल सके। जिस प्रकार से कहा जाता है कि गरीब को गणेश मानकर योजनाएं बनाई जाती हैं, तो निश्चित रूप से उन योजनाओं के परिणाम स्वरूप बहुत से चेहरों पर मुस्कान आती है। उज्ज्वला योजना उसका एक उदाहरण हो सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना, जिस प्रकार की अनेक योजनाएं ऐसी हैं जो महिला स्वावलंबन की तरफ, महिला सशक्तिकरण की तरफ देश को आगे बढ़ाती हैं। विक्रम जी, चर्चा आपसे ये करेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वैचारिक धरातल से आते हैं, लोगों ने लंबे समय के बाद में देखा कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत भी मिला, जन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री भी मिला। उसके बाद आपको क्या लगता है कि विचारधारा के स्तर पर आज आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का या कहें कि देश का सामान्य व्यक्ति कितना संतुष्ट है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने से? वैचारिक रूप से उनकी जहां से प्रतिबद्धता दिखती है उस विषय को लेकर बात करें तो देखिए, एक कार्यकर्ता तो एक संगठन से जुड़ा होता है विवेकानंद जी। वो कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति पे काम करता है, वो जिस संगठन से जुड़ता है उसकी विचारधारा को मानते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन सिर्फ कार्यकर्ता के मानने से और एक विचारधारा के मानने से देश की सरकारें तय नहीं होती हैं। देश के आम जनमानस ने जो किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ था, चाहे पार्टी से, संगठन से या किसी धर्म से, जाति से, कहीं भी जुड़ा हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति ने एक चीज़ को ज़रूर महसूस किया कि नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्तित्व ऐसे हैं जो राष्ट्र के निर्माण के लिए भी और मेरे व्यक्तिगत उत्थान के लिए भी, मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल बनाने के लिए उस व्यक्तित्व के पीछे पूरा देश जाके खड़ा हुआ। आप देखिए कि सरकारें रिपीट नहीं होती थी। 19 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना इस बात को तय करता है कि 125 करोड़ भारतीयों ने तय किया था कि ये व्यक्ति हमारे लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए बहुत उपयोगी है, और उन्हें जनता ने शक्ति प्रदान करके, उन पर विश्वास दिखा के उन्हें सत्ता में स्थापित किया। यूपी के अंदर 25-30 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनती है। केंद्र में कोई सरकार रिपीट नहीं हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी की रिपीट हो रही है। इसी हिसाब से अनेक राज्यों के अंदर देखिए, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2-3 राज्यों तक सिमटी हुई थी, वो 19 राज्यों तक पहुंची। तो ये जनता के विश्वास के दम पे और 125 करोड़ देशवासियों की आस्था और उनके प्रति जो श्रद्धा भाव थे, उन्हीं के रूप में पहुंच पाई। विक्रम जी, आपसे जानना ये चाहेंगे कि एक तरफ जो है वो सरकार 3 तलाक के खिलाफ कानून लेकर आती है, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त होता है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति होती है, वैचारिक मुद्दों की बात होती है। दूसरी तरफ बात करते हैं, जनधन योजना में खाते खुलते हैं, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिलते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना से महिलाओं को स्वावलंबन और उनको सशक्त करने की बात होती है, प्रधानमंत्री जन आवास योजना के माध्यम से घर देने की बात होती है। वैचारिक मुद्दे और विकास दोनों के बीच में क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक प्रकार से संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जिस पार्टी का नारा है, जिस व्यक्ति का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, उज्ज्वला योजना के अंदर ये तय नहीं किया गया कि किस जाति, किस धर्म, किस वर्ग के लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में तय नहीं हुआ कि किन लोगों को घर मिलेंगे। जनधन खातों के अंदर ये तय नहीं हुआ कि किन के खाते खोले जाएंगे, किन के नहीं खुलेंगे। तो देश के आम जनता इस बदलते प्रदेश को अच्छे से समझ रही थी। लोग जो अपने जाति या धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे थे, उनकी अपना एक संगठन है, अपनी एक व्यवस्था, विचार है, वो उसके माध्यम से कर रहे होंगे। लेकिन देश की जनता ने सभी चीज़ों को नकारा। उन्होंने माना कि हिंदू या मुसलमान, मेरा व्यक्तिगत विकास या मेरी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति या मेरे परिवार को सुरक्षा कहाँ से मिल रही है। आप देखिए, कोरोना काल जैसे विषण में जब सारी दुनिया पूरी तरह से त्रस्ती, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ परिवारों तक अनाज पहुंचाकर तो अन्न की भी व्यवस्था की, सुशासन की भी व्यवस्था, हम दोनों को देखिए। कोरोना जैसे दौर के अंदर टीकाकरण का निर्माण करना भारत ने, और पूरी दुनिया में सबसे पहले टीके लगवाना, इस 125 करोड़ के देश में ये चीज़ें आसानी से संभव नहीं थी। तो इतने बड़े देश में टीकाकरण करवाना कोई आसान काम नहीं था। एक तरफ वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देश के नागरिकों को भी वो मजबूत बना रहे थे कि सबको
टीकाकरण अवश्य करवाना है और उनकी जो योजनाएं हैं वे भी योजनाएं संपूर्ण देशवासियों के लिए हैं। जिस प्रकार से नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको विश्वास में लेके और देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को प्रथम रखना है, नेशन फर्स्ट, वैल्यू मस्ट, इस भाव को आत्मसात रखते हुए यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। विक्रम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने सेवा पखवाड़ा के बारे में जानकारियां दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन और उनकी कार्य पद्धति पर आपने हमारे से चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।